गोल्स क्या है? मैम नीट नीट क्रैक करना और एक अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आना। तो वन डे यू आर गोना मेक योर सेल्फ प्राउड। मतलब आप आज क्या है, आप लोगों का सिर्फ एक काम है कि आप अच्छे से पढ़ते रहो, हार्डवर्क करते रहो और आपका जो गोल है उस पे फोकस रखो कि मेरा गोल है मुझे कुछ भी करके नीट क्रैक करना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोगों को खुद पे प्राउड फील होगा कि मैंने जो अपना गोल सेट किया था ना, आज मैंने वो गोल अचीव कर लिया अपने हार्डवर्क से। आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस फील होगा। एंड वो कब होगा? जब आप कॉन्टिन्यूअसली मेहनत करते जाएंगे। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास का टारगेट रहने वाला है, आज हम सबसे पहले सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। सेल साइकिल क्या होता है, देन हम लोग इंटरफेस के बारे में देखें, उसके बाद हम लोग माइटोसिस का बेसिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर की अगर हम वेटेज की बात करें, वेटेज इन द सेंस नीट एग्जाम में इस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2023 में नीट में 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 22 में 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 2021 में 3 अगेन, 20 में 2, 19 में 1 क्वेश्चन। ये हमेशा इस चैप्टर से ट्रेंड रहता है कि इतने क्वेश्चन तो नीट में पूछे ही जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम क्या करते हैं ना, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसका जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो मेरे को कौन बताएगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर के टाइटल से। चैप्टर का टाइटल क्या था? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। वेरी गुड। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि सेल साइकिल क्यों जरूरी है। व्हाट इज सेल साइकिल? 3 स्टेप याद कराए थे मैंने आपको सेल साइकिल के अंदर। द फर्स्ट वन इज सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। वेरी गुड। सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड देन उसके बाद डिवीजन। सेल डिवीजन। हमने ये देखा था। ह्यूमन सेल को डिवाइड करने के लिए कितना टाइम जाता है? 24 आवर्स। Very good. 4 आवर्स एंड सेल को डिवाइड 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर। वेरी गुड। जो हमारा सेल ग्रोथ है उस किस टर्म्स में बात करते हैं हम? मैम वॉइस सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कोशिका की Cell- वृद्धि में कोशिका वृद्धि। तो वृद्धि किस टर्म्स में होगी? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज में ना? यस मैम यस मैम। वेरी गुड। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज। तो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज एक कैसा प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेटेड। mDNA replication is fixed. Very nice, beta. Very nice. This is a continuous process. And DNA replication Fixed process में फिक्स स्टेट में होता है। ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग, देखना कितनी जल्दी आप लोग बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर अप कर जाओगे। तो ये हमारी सारी चीजें थी जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि भाई हमारे पास इंटरफेज आता है। इंटरफेज क्या होता है? पढ़ा था इंटरफेज हमने? यस मैम। तीन प्राप्त होती हैं। G1 S and G2 मैम। फेज बिटवीन 2 सेल डिवीजन, मैम इंटरफेस एंड मेटाफेज। 2 सेल डिवीजन के बीच की जो फेज होती है। और इंटरफेज के अंदर कितनी फेजेस आती हैं? 3 G1 phase S phase और G2 phase। वेरी गुड। जीवन G1 फेज, S फेज एंड कंटेंट इसके अलावा मैंने आपको बताया था G2 phase। सेल साइकिल एक कैसी साइकिल है? कैसी साइकिल है? वो चीटियां याद है? कंटिन्यूअस। कोऑर्डिनेट साइकिल। कोऑर्डिनेटेड साइकिल है ये। जितनी भी ये सीक्वेंस चलेंगे सब इसमें चलेंगे, एक कोऑर्डिनेशन में चलेंगे। यहाँ तक हमने सारा पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। यस मैम। चलो वेरी नाइस।
अब जो आप लोगों को मैंने लास्ट की क्लास में क्वेश्चन बनाया था, एक बार ये डायग्राम देखो, आप समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छे से देखो इसको। एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे बहुत सारे सेल्स बनते चले जा रहे हैं। यस मैम। कोशिका यस तो मैम सेल इसी ग्रोथ हो रही है। हाँ, पहले ग्रोथ भी हो रही है और सेल विभाजन भी हो रहा है, डिवीजन भी हो रहा है, दोनों यस चीजें हो मैम। रही है ना। तो इसी प्रोसेस को हमें इस चैप्टर के अंदर समझना है कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। ये तो हमको बाहर से दिख रहा है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही होंगी, वो सब हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है? ओके मैम। यस मैम। यस मैम। अब लिखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। अब हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं सेल का। वी ऑल नो सेल के सेंटर में क्या होता है, आप लोगों ने मुझे लास्ट क्लास में बताया था, मैम इसको केंद्रक बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस केंद्रक न्यूक्लियस, ठीक है। इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मटेरियल। डीएनए और आरएनए। जेनेटिक डीएनए। जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए भी हो सकता है और आर। काजल प्लीज म्यूट कर लो बेटा, आपकी साइड से बहुत इको आ रहा है बार बार। मे भी ना आपने कोई ईयरफोन्स वगैरह कनेक्ट किए होंगे ना, उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इको आ रहा है। बाकी अब खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हो बीच बीच में, ठीक है? तो जेनेटिक मटेरियल, अब मैंने आपको डीएनए का साइज बताया था, डीएनए का साइज कितना था? 2.2 मीटर। डीएनए क्या होता है? फुल फॉर्म डीएनए, अच्छा फुल फॉर्म बताओ मेरे को। डीऑक्सीराइड न्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होता है। डीएनए एक कैसी स्ट्रक्चर होती है? थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे को आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना है ना कि कैसे इस 2.2 मीटर के डीएनए को हम इस 6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर न्यूक्लियस के अंदर फिट करेंगे। इसका आंसर चाहिए ना? ये देखो, यस वी हैव दिस डीएनए, ऐसे ही दिखता है डीएनए। यस मैम। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि आप लोगों को क्या हुआ ना, आप लोगों के पास, आपको क्या किया ना, मम्मी ने एक थ्रेड दिया 2.2 मीटर का, ठीक है? और आपको एक बहुत छोटा सा बॉक्स दे दे, बिल्कुल ना, एक उसका एग्जांपल्स, बहुत बहुत ही ज्यादा छोटा सा बॉक्स है जिसको आप ना इजीली फोल्ड भी नहीं कर पा रहे हो हाथ से। उस 2.2 मीटर के थ्रेड को आपको उस बॉक्स के अंदर फिट करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे, सोचो। उसका फोल्डिंग करा के, जितना पॉसिबल होगा उसको उतना अच्छे से उसका पैकेजिंग कराओगे, उसको फोल्ड करोगे। अच्छा वो सुना है, अलमीरा है एक, ठीक है? बहुत सारे बच्चे रिलेट करेंगे कि अलमीरा के अंदर जब कपड़े बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करके रखे रहते तो बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको ऐसे उनकी फोल्ड भी ना करें, ऐसे उठा के ऐसे भर दे अलमीरा के अंदर, तो बहुत कम से आते हैं। और जब हम देते हैं, फोल्ड करके रख देते हैं, तो ऐसे लगता है खाली खाली सी है, और भी कपड़े आ सकते हैं इसके अंदर। यस मैम। होता है ना? यस मैम। कितने बच्चे ऐसे अलमीरा साफ रखते हैं? 10 तो सारी रखती होंगी। बॉयज भी ऐसा कोई तो रखता है? मैम फिर हाँ, यही होता है। जैसे बुक्स बुक्स होंगी, बुक्स बुक्स ऐसी पड़ी हुई है, उनको उठा के अच्छे से रैक में बना के रख दिया हमने, तो वही फोल्डिंग होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हमें इस डीएनए को, क्योंकि एक डीएनए बड़ा सा थ्रेड है, तो मैंने क्या करा ना, इसका ऐसे फोल्डिंग करा दी और इसको न्यूक्लियस के अंदर फिट करके रख दिया। जब तक ये ओपन फॉर्म में है, इसको मैंने क्या बोलूं, ये है डीएनए। और डीएनए को ही मैंने बहुत ज्यादा फोल्ड करा दिया, तो डीएनए की ही कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस समझते हो? कंडेंस, इकट्ठा करके रख देना, कंडेंस्ड, इकट्ठा करके। तो डीएनए की ही कंडेंस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम?
This condensed form is known as क्रोमैटिन। तो इस Chromatin. क्रोमैटिन के फॉर्म में डीएनए बहुत अच्छे से पैक हो गया न्यूक्लियस के अंदर, बस। और ये पैक हो कैसे रहा है, इस प्रोसेस को बोलता है पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो कि हम 12th क्लास में जाके पढ़ेंगे। पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा सिर्फ डीएनए के बारे में, जहां पढ़ोगे डीएनए किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया, कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कैसे डीएनए को पैक कराते हैं, डीएनए किस किस चीज से मिलके बना होता है, डीएनए की पूरी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ पे? 12th क्लास में। 12th ठीक, class. लेकिन अभी सिर्फ हमें इसके बारे में बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें जाननी जरूरी है। डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है। अब क्रोमेटिन हमने इसको बहुत अच्छे से फोल्ड करा के रख दिया। एक और चीज बताती हूँ आपको, वो मम्मी वाला एग्जांपल याद करो। मम्मी ने आपको थ्रेड दिया था, आपको बॉक्स में रख दिया। अब मम्मी थोड़ी देर बाद वो और आती है, और आके मम्मी आपको ये बोलती है कि जैसे कि प्रियंका को बोला कि प्रियंका मैंने अभी आपको जो थ्रेड ला के दिया था ना, मुझे उस थ्रेड को ना जल्दी से क्या करो, हाफ पीस में कट करके दे दो, हाफ पीस में कट करके दे दो। तो प्रियंका को अब ये थ्रेड तो ऐसे उसने बिल्कुल ऐसे ना पकड़ा और ऐसे ना हाथ में ऐसे बोझ बोझ के रख दिया उठा के एक जगह पे। तो उसको अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हाफ कट करने के लिए उसको उसको पकड़ना पड़ेगा, उसकी लेयरिंग से ऐसे करनी पड़ेगी, फिर उसको बीच में से सीजर से कट करके तब वो मम्मी को देगी। Yes, ma'am. मतलब नॉर्मली उसने थ्रेड रख दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा उसने कैसे रखा कैसे नहीं रखा। लेकिन अगर प्रियंका के सामने ये केस आया कि इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है, तो इसको और अच्छे से पैकेजिंग करने की जरूरत पड़ी है नहीं पड़ी? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब Yes, उस ma'am. केस में क्या करेंगे, इस क्रोमेटिन मटेरियल को और अच्छे से पैक कराएंगे, और अच्छे से पैक करा के बना लेंगे। वो क्या बोला था आपने हिंदी में इसको लास्ट क्लास में, शुक्राणु से या फिर क्या था नाम, हिंदी में बताया था आप लोगों ने, याद कराया था मुझे। इंग्लिश में तो क्रोमोसोम बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है इसको? सूत्र मैम, सूत्र मैम. वेरी गुड। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Chromosomes. अब आप खुद देखो, इस ए फॉर्म में और बी फॉर्म में क्या डिफरेंस है? मैम ए में वो पूरा फोल्ड हुआ है और ये खुल गया है, हाफ हो रहा है. हाँ, मतलब जब मेरे को जरूरत है, ध्यान से समझना, जब मेरे को जरूरत है डीएनए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, तो डीएनए अपने आप को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा? क्रोमोसोम. Chromosome. और जब मेरे डीएनए को जरूरत नहीं है अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की, तो वो किस फॉर्म में रहेगा? क्रोमेटिन. Ma'am, chromatin. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यस मैम. यस मैम. क्वेश्चन पूछ लूं आपको से यहाँ से? यस मैम. Yes, ma'am. अच्छा देख रहे हो आप लोग ये चीजें जो जो मैं बताती जा रही हूँ? देखो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताती हूँ, मतलब ना जब मैं पढ़ती थी ना अपने टाइम पे, तो जो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ना, ऐसे रिलेट करके चलना कि जैसे मेरे टीचर ने मुझे समझाई थी ना, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई थी, मैं बिल्कुल सेम ही पैटर्न हमेशा फॉलो करती हूँ अपने बच्चों को समझाने के लिए। अब जैसे मुझे टीचर ने, अब मेरे को तो अराउंड 6-7 साल पहले पढ़ी थी मैंने 11th, ठीक है, तो 6-7 साल से मुझे चीजें अब तक याद है। क्योंकि मैं हमेशा पता क्या करती थी, जब भी मेरे टीचर मुझे पढ़ाते थे ना, तो टीचर बहुत ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना जो टीचर से बोल के बता देता है, लिखते नहीं है बोर्ड पे। यस मैम. Yes, क्या ma'am. करती Yes, थी ना, ma'am. उन चीजों को भी नोट डाउन कर लेती थी। चाहे मुझे हिंदी में आता था मैं हिंदी में डालती थी, इंग्लिश में आता था, जैसे मैंने आपको बोला जब मुझे जरूरत है इसको डिवाइड करने की 2 पार्ट में, तब ये क्रोमोसोम में हो रहेगा, नहीं तो क्रोमेटिन में रहेगा। अब ये चीज मैंने आपको समझा दी, आज याद रहेगी। अगर आप इसको कल 1-2 दिन बाद रिवाइज नहीं करते रहोगे, तो एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे ना ये कॉन्सेप्ट। Yes, ma'am. हमेशा ट्राई किया करना एटलीस्ट बायो की क्लास में कि जो मैं लिखवा रही हूँ उसको भी लिखना, एज वेल एज जो मैं बोल बोल के आपको समझा रही हूँ, मतलब जो समझ में आया ना, जो चीज आपके दिमाग में फिट हुई, उसको अपनी नोटबुक में उतार लो, ताकि इन फ्यूचर अगर आप 1 महीने बाद चीजें भूल जाओ, तो आपके पास नोट्स ऐसे होने चाहिए, उसको पढ़ो और फटाफट से सारी चीजें एकदम से रिकैप हो जाए कि शिवानी मैम ने हमको वैसे पढ़ाया था और मेरे को तो सब कुछ याद आ गया फिर से। जैसे मैंने आपको मम्मी वाला एग्जाम्पल, अलमीरा वाला एग्जाम्पल, ये सब याद आ जाने चाहिए। उसको बोलते हैं बेस्ट लर्निंग। ठीक है, यस मैम. Yes, ma'am. चलो मैम. Yes, ma'am. क्वेश्चन है, व्हेन अ सेल, अच्छा मेरी राइटिंग समझ में आ जाती है ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो थोड़ा जल्दी जल्दी ऐसे ही लिख देते हैं. When a cell is in division phase, its genetic material will be in the form of. बताओ आंसर. When a cell is in division phase, its genetic material will be in the form of. आप लोग चैट सेक्शन में लिख सकते हो. बताओ जल्दी से. देखो अनिरुद्ध बेटा, व्हेन जब एक सेल डिवीजन फेज में है, मतलब सेल डिवाइड कर रही है, तो उसका जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाएगा? क्रोमेटिन की फॉर्म में या फिर क्रोमोसोम की फॉर्म में? मैम क्रोमोसोम. Ma'am, chromosome. वेरी सिंपल. क्योंकि हमको डिवीजन फेज में है मेरी सेल, सारी चीजें दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करनी है. जेनेटिक मटेरियल को भी तो इक्वल इक्वल देना पड़ेगा ना दो सेल को. तो क्रोमेटिन की फॉर्म में डिवाइड करना इजी है या क्रोमोसोम की फॉर्म में? मैम क्रोमोसोम की. Chromosome. फॉर्म में, क्योंकि हम इसको क्रोमोसोम. इसमें से यहाँ से स्प्लिट करा देंगे, दो पार्ट में डिवाइड हो गया मेरा काम इजी. तो आंसर विल बी Ma'am, chromosome. क्रोमोसोम. Chromosome. क्रोमोसोम. आंसर, ये क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो. लिख लिया मैम. लिख लिया. है ना? लिख ली मैम. यहाँ पे डिवीजन फेज की जगह मैं लिख दूं नॉन डिवाइडिंग फेज, फिर आंसर क्या लिखोगे? क्रोमेटिन. क्रोमेटिन. Ma'am, chromate. एग्री everyone? अच्छा, एक थम्स अप देके जल्दी से बताओ आपको सारी चीजें समझ में आ रही है ना जितना मैं बता रही हूँ? वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो अब हम आगे चलते हैं. अब आ जाता है मेरे पास, हमने लास्ट क्लास में सेल साइकिल के बारे में देखा था कि भाई हमारी जो सेल साइकिल होती है वो कैसी साइकिल है? कोऑर्डिनेटेड साइकिल है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, जेनेटिकली कंट्रोल रहती है ये. जेनेटिकली कंट्रोल साइकिल है. सेल साइकिल के अंदर हमारे पास अगर हम फेजेस की बात करें तो दो फेजेस होती हैं. द फर्स्ट वन वी हैव इंटरफेस. इंटरफेज. सेकंड वन वी हैव माइटोसिस. Mitosis phase. माइटोसिस. द इंटरफेज वी हैव थ्री फेजेस, G1 फेज, S S phase और phase. G phase. ठीक है. माइटोसिस के अंदर वी हैव फोर फेजेस. फेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. Telophase. राइटिंग मेटाफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. ठीक है. टेलोफेज. इन सारी Yes, फेजेस को ma'am. होने में लगता है 24 आवर, और इंटरफेज को करने में कितना टाइम लगता है? 23 आवर्स. 23 आवर. एंड माइटोसिस को सिर्फ 1 आवर. तो मोर देन 95% इन इंटरफेज, Interphase. लेस देन 5% in माइटोसिस. mitosis. Interphase is also known as Resting phase. resting phase, and it is also known as preparatory phase. इसी को हम Preparatory phase भी है. प्रिपरेटरी फेज भी बोल देते हैं, बिकॉज इसके अंदर प्रिपरेशन चल रही होती है. विवेक, कोई डाउट है बेटा आपका? अब अगर मैं आप लोगों को इस 23 आवर्स को भी डिवाइड करके दिखाऊं ना, G1S और G2 में, तो मेरे पास जो G1 फेज है ना, G1 फेज के अंदर जो आपका सेल है वो 8 से 12 घंटे रहता है. एस फेज के अंदर सेल 6 से 8 घंटे रहता है, और G2 के अंदर आपका 3 से 4 घंटे रहता है.
ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में। ये पे मैं साइड में लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, जीवन फेज। जीवन फेज क्या होती है? जीवन से जीवन याद आ रहा है हमारा वो हिंदी वाला जीवन Yes, ma'am. मैम ना, वही वाला जीवन समझना। ठीक है, हमारे जीवन में हमारी जो ग्रोथ है वो हमेशा चलती चलती रहती है। ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, कौन सी वाली ग्रोथ की? हमारी ब्रेन के ग्रोथ होता है ना। एक आपने लाइन सुनी होगी, लर्निंग जो होता है ना वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। चाहे आपकी एज 10 हो, चाहे आपकी एज 60 हो, किसी भी फेज लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। तो हमारे में सारी चीजें कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती हैं। तो जीवन फेज के अंदर जब साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज है, वो कैसा प्रोसेस है? इसीलिए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, क्या हमारे पूरे 24 आवर में से कोई ऐसा पीरियड है जिसमें हमारा ब्रीथिंग रुक जाता है? नो मैम इसलिए हमारा साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज भी एक ऐसा प्रोसेस है जो 24 के 24 आवर चलता रहता है एक सेल के अंदर। अब हम खाना खाते हैं, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ब्रेकफास्ट करने का हमारे पास सिर्फ एक टाइम होता है मॉर्निंग का। ये थोड़ी ना जब मन करा तब ब्रेकफास्ट करने लग गए। No, ma'am. हमारी दिनचर्या में कुछ ऐसे काम है जो हम पूरा दिन कर सकते हैं, कुछ ऐसे काम है जो हम एक पर्टिकुलर टाइम में कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे सेल की, मतलब ऐसा समझना, हम ना सेल एक इंडिविजुअल है। जैसे एक भावना है, चंद्रा है, भगवत है, ये एक इंडिविजुअल है ना, ऐसी सेल एक इंडिविजुअल है। अगर मैं बोलूं कि मुझे भावना के बारे में सब कुछ पता करना है, तो मैं सबसे पहले क्या पता करूंगी कि भावना 24 घंटे में से पूरा दिन क्या क्या काम करती है, क्या पढ़ाई करती है, किस स्कूल में जाती है, उस स्कूल में उसको कौन कौन से टीचर पढ़ाता है, भावना का आखिरकार मेन गोल क्या है। तो मैं सेल की भी यहाँ पे वही बात कर रही हूँ। सेल के पास कितने घंटे होता है? 24 घंटे होता है। सेल जो होता है अपनी लाइफ में 4 फेजेस में रहता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और फिर वो डिवाइड करके माइटोसिस में चला जाता है। अब मैं देखती हूँ कि अपने दिन की जीवन फेज में, उस जीवन फेज में कितने घंटे बिता रहा है वो? 24 जीवन में मैम 8 to 12 hours. 8 और 8 to 12 क्यों 8 से 12 घंटे करके है? 8 से 12 घंटे में क्या कर रहा है? तो 8 से 12 घंटे में सबसे पहले उसने क्या करा? साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज करना शुरू कर दिया। साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होना एक बार स्टार्ट हुआ तो कंटिन्यूअसली चलता रहा 24 के 24 आवर तक। अब आप खुद देखो, पूरी इन तीनों फेजेस में से सेल सबसे ज्यादा टाइम कौन सी फेज में स्पेंड कर रहा है? जीवन फेज. अब सेल जिस में रहेगा, तो अगर हमारी सेल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, सेल के अंदर कहीं पे डैमेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम गलती किसकी मानेंगे? कौन सी फेज की गलती मानेंगे? जीवन मानेंगे ना। तो अगर उसको उस डैमेज को रिपेयर भी करना है, तो रिपेयर भी किस फेज में करेगा? तो सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? जो हमारा सेल है वो स्पेंड करता है मैक्सिमम टाइम इन जीवन फेज। तो अगर कोई डैमेज आया तो उस डैमेज को रिपेयर भी किसमें करेंगे? जीवन तो डीएनए डैमेज रिपेयर अकर इन जीवन फेज। ठीक है, और इस फेज के अंदर सेल हमारा कैसा है? सेल मेटाबॉलिकली दीज आर द 4 पॉइंट्स। इनको जल्दी से लिख लो सब, जब हो जाए गिव मी अ थम्स अप, फिर आगे बताती हूँ। बेटा चलो हो गया। अब एक चीज देखो, अब हमारा सेल क्या कर रहा है ना, यहाँ पे सेल अपनी ग्रोथ करनी शुरू कर रहा है। अब अगर मैं बात करूं अपनी ग्रोथ की, तो मुझे ग्रोथ के लिए क्या चाहिएगा? मुझे ग्रोथ के लिए फूड चाहिए,
Yes, ma'am. अपनी ग्रोथ करने के लिए। और अगर मैं अपनी ब्रेन की ग्रोथ की बात करूंगी तो मुझे नॉलेज चाहिए बाहर से जो मुझे मिलेगी, Yes, ma'am. तो चाहिए। तो ऐसी हमारी सेल है। सेल को अगर ग्रोथ करनी है तो सेल की दो टाइप की रिक्वायरमेंट होगी। सेल की अगर मैं ग्रोथ करानी है तो ग्रोथ रिक्वायर टू थिंग्स। द फर्स्ट वन इज फूड, जो कहाँ से मिलेगा, बाहर से मिलेगा। तो ये एक्सटर्नल है ना, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट है, बाहरी रिक्वायरमेंट है। और सेल को अपनी ग्रोथ करने के लिए हमारी बॉडी में सुना है ना ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह होता है। Yes, ma'am. यस मैम। इस सेल के पास एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स कोई बाहर से थोड़े ना लेते हो आप लोग, एंजाइम्स क्या होता है हमारी बॉडी खुद बनाती है। तो ये हमारी सेल की कैसी रिक्वायरमेंट है, Internally. Internal requirement. तो हमारी सेल को ग्रो करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक्सटर्नली फूड चाहिए, इंटरनली बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। डन। अनिरुद्ध ने पूछा है मैम मेटाबॉलिकली का मतलब क्या होता है। मेटाबॉलिकली का मतलब ये होता है बेटा, मेटाबॉलिज्म मतलब जिसमें बहुत सारी एनर्जी यूज कर रहा हो। मेटाबॉलिकली एक्टिव का मतलब वो एनर्जी यूज कर रहा है बहुत सारी। सेल एक्टिव है, जैसे अभी हम सब लोग मेटाबॉलिकली एक्टिव हैं। हम लोग अपनी एनर्जी यूज कर करके हम पढ़ रहे हैं। मैं अपनी एनर्जी यूज करके आपको पढ़ा रही हूँ, आप लोग एनर्जी यूज करके पढ़ रहे हो मुझसे। तो हम लोग अभी सो नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना हम सब लोग अभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही हमारा सेल है मेटाबॉलिकली एक्टिव है क्योंकि सेल कुछ काम कर रहा है। ठीक है। अब जीवन फेज के बाद सेल निकल के कौन सी फेज में जाएगी, S एस phase. फेज। S एस phase. फेज में। S. सेल ने एक और चीज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताती हूँ। सेल का अगर आप देख रहे हो 8 से 12 घंटे यहाँ पे रुक रहा है, ठीक है। मतलब 8 घंटे भी रुक सकता है, 9 घंटे भी, 10 घंटे भी, 11 भी, 12 भी। किसके अंदर, ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन, किसके अंदर सेल 12 घंटे रुकेगा, जो बहुत सारा फूड खा रहा है बाहर से। हम जीवन के इसके अंदर. हाँ, मतलब जो हमारा सेल है ना, सेल के पास ऑप्शन है कि वो जीवन फेज में या तो 8 घंटे भी रुक सकता है, 12 घंटे भी रुक सकता है ना। क्योंकि Yes. वेरी 8 से 12 घंटे कर रहा है ना वेरी। Yes, ma'am. अब मैं बोल रही हूँ आपसे क्वेश्चन कि मेरे पास, चलो इसको मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। मेरे पास एक अनामिका है और एक कौन है, दीपा है। अनामिका है और दीपा है, ठीक है। अनामिका की जो जीवन फेज है वो है 12 घंटे की, और दीपा की जो जीवन फेज है वो है सिर्फ 8 घंटे की। तो आखिरकार क्या डिफरेंस रहा होगा इन दोनों में, कि एक की जीवन फेज ज्यादा की है, एक की जीवन फेज कम की है। किस वजह से दोनों की जीवन फेज वेरी की होगी। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट क्या है, Food और enzymes से. क्योंकि इंटरनल तो हम नहीं चेंज कर सकते ना। तो Yes, ma'am. food. फूड पे ऑब्वियसली अनामिका अच्छी डाइट ले रही है, जंक फूड्स वगैरह नहीं खा रही है, फ्रूट्स खा रही है, ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम कर रही है। तो अनामिका की जीवन फेज 12 घंटे की है, तो उसकी सेल बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, और अनामिका भी अच्छे से ग्रो कर रही होगी। और दीपा ज्यादा फूड नहीं खा रही है, डाइट अच्छी नहीं ले रही है, तो उसकी सेल है। तो वो बहुत, अनामिका 10 घंटे पढ़ाई करती है तब भी उसको थकान नहीं होती, दीपा 2 घंटे पढ़ाई करती है तब भी उसको थकान हो जाती है। समझ में आया, एक इंसान जल्दी थक जाता है, एक इंसान देर से थकता है, क्या डिफरेंस रहता है वहां पे। Yes, ma'am. Yes, Diet. ma'am. चल, अब हमारी सेल ने मजे से अपने 8 से 12 घंटे स्पेंड कर लिए, और उसके बाद वहां से निकल के आ गई हमारी सेल एस फेज। S phase में. का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एस का मतलब होता है Synthesis. सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, वो केले वाला Consolation.
बनाना, किसी चीज को सिंथेसाइज करना, बनाना। ठीक है, तो क्या बनवा रहा है यहाँ पे ये DNA। बनवा रहा है, क्योंकि अब हमें एक सेल की ग्रोथ करानी है। एक सेल के अंदर जो डीएनए है वो कितना है, 2.2 मीटर। 2 मीटर। में कन्वर्ट करना पड़ेगा 4.4 मीटर। 4.4 सेल के अंदर 2.2 जाएगा, और एक में 2.2। तो इसका मतलब इस फेज में हम क्या करेंगे, डीएनए कंटेंट डबल हियर, डीएनए कंटेंट जो है वो यहाँ पे डबल हो जाता डबल है। कर देंगे। हो जाएगा। अब डीएनए डबल हो रहा है तो डीएनए को पैक भी और अच्छे से मेरे को कराना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि भाई मेरे लिए यस मैम। 2 मीटर डीएनए को न्यूक्लियस में फिट करना, अब तो ये 4.4 हो गया है। तो डीएनए को पैक कराने के लिए हम एक प्रोटीन्स की यूज करते हैं, जिन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोटीन। तो इन हिस्टोन प्रोटीन्स गेट डबल हियर, हिस्टोन प्रोटीन को भी हमें डबल कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा, इसके नीचे लिख लो, हिस्टोन प्रोटीन हेल्प्स इन किसमें, पैकेजिंग ऑफ DNA। हिस्टोन प्रोटीन डीएनए की पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो अगर मैं डीएनए डबल करा रही हूँ तो मुझे हिस्टोन प्रोटीन भी डबल कराना पड़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और नई चीज यहाँ पे बन के आती है, वो है आपका, क्या बनता है यहाँ पे एक और, एनिमल सेल के अंदर, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, सेंट्रियोल ऑल्सो डबल हियर। अब ये सेंट्रियोल ना, आपने वो चैप्टर पढ़ा होगा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कौन बताएगा उस चैप्टर का नाम। कोशिका जीवन की इकाई। कोशिका जीवन की इकाई। यस काजल, कोई डाउट है, हैंड रेस किया आपने। नो मैम। सेंट्रियोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, तारक काय मैम। क्या काम करता है वो, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है वो आगे हमको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ याद रख लो कि जो सेंट्रियोल है वो भी हमको क्या क्या चाहिए, दो दो चाहिए। अभी एक सेल में एक ही सेंट्रियोल था, अब मेरे को दो सेल बनवानी है, तो सारी चीजें डबल करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी, यस मैम कर। चीजें यस मैम। डबल करना पड़ रहा है। और जो सेंट्रियोल होता है ना, ये सेंट्रियोल एब्सेंट होता है किसमें, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट को पादप बोलता है ना, यस मैम। यस मैम। के अंदर ये सेंट होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट सेल में नहीं होता, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। लिख लो इनको जल्दी जल्दी से सारे पॉइंट्स को। एक और लास्ट पॉइंट भी लिख लो, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। ये अभी समझाऊंगी लाइन, इसका मतलब क्या है। जब हो जाए गिव मी अ थम्स अप। चलो फिर से देखो, एस फेज सिंथेसिस फेज है, हम डीएनए बनवाते हैं, डीएनए डबल कर रहे हैं तो डीएनए को पैक करने वाला भी डबल करना पड़ेगा, जो कि हिस्टोन प्रोटीन है। फिर हमको एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल जो होता है वो भी डबल करना पड़ेगा, और वो प्लांट सेल में तो होता ही नहीं है। अब डीएनए डबल करा रहे हैं सिर्फ यहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर नहीं डबल करा रहे। अच्छा, व्हाट इज क्रोमोसोम, एक सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे। मैम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम आनुवंशिक गुण। वो तो हिंदी में बोलते हैं उसको। क्रोमोसोम डीएनए की कंडेंस्ड फॉर्म ही तो है। बताओ,
कंडेंस्ड फॉर्म ही है ना, डीएनए को मैंने बहुत अच्छे से पैक करा दिया है और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर में जब पैक करा दिया है ताकि इसको 2 पार्ट में मैं अलग अलग कर पाऊं, उसी को तो क्रोमोसोम बोल रहे हैं। यस मैम। तो क्रोमोसोम कोई अलग से स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कराते हैं, सिर्फ क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए डबल करा देता है। अगर मेरे पास, हम ह्यूमंस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम में हमेशा हिंदी में भूल जाते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कितने होता है ह्यूमंस के अंदर? मैम 23 जोड़ी। जोड़ी में 23 जोड़ी होता है, 46 होता है ना? Yes, ma'am. 46 हमेशा Yes. 46 होता है वो। उन 46 के अंदर ही डीएनए डबल हो जाएगा, उनके अंदर ही डीएनए डबल कर देंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा बिल्कुल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, चलो क्वेश्चन लिख लो, आ जाओ। सिंपल वे में पूछ रही हूँ बिल्कुल क्वेश्चन। इफ डीएनए कंटेंट इन G1 phase is 2C, then what will be the DNA content after S phase? ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अगर मेरी सेल जीवन हो जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। जीवन में कितना है, 2C, तो जीवन से एस में आते आते ये 4C। 4C, और एस से जब G2 में जाएगा तब 8C। हो जाएगा। कर दी ना गड़बड़? 6C। नहीं, सुरेश ने सही बताया। अब आपने खुद बोली थी एक लाइन मुझे कि मैम जो डीएनए डबल होता है वो एक ही फेज में होता है, तो सिर्फ एस फेज में होगा, आगे कुछ नहीं होगा उसमें, रहेगा मैम। सेम रहेगा। G2 में भी सेम रहेगा, क्योंकि G2 में कोई डीएनए डबल नहीं होता। डीएनए डबल किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ फेज में। चलो एक और क्वेश्चन बताओ। इफ अगर मेरे पास एस फेज में 8C है डीएनए कंटेंट, तो G2 में कितना होगा? 8C। मैम 8C। और जीवन में, जीवन में 4C मैम। 4C हो जाएगा। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन बताओ। अगर मेरे पास जीवन फेज में 16 क्रोमोसोम है, 16 गुणसूत्र हैं, तो G2 तक आते आते कितने गुणसूत्र होंगे? 32 क्रोमोसोम। गो टू योर बैक स्लाइड पे जाओ। क्या बताया था? क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। सेम। तो 32 क्यों बता रहे हो? कोई चेंज नहीं आएगा, यस मैम। 16 ही रहेगा यहाँ पे भी। हो गया समझ? यस मैम। किसी को कोई डाउट? चलो समझ आ गई ये चीज। अब ना एक और चीज समझाती हूँ। अब हमने क्या किया, एक सिंपल सी चीज की। मेरे पास ये सेल है, ठीक है, ये सेल निकला एक जर्नी के लिए ना, एक यात्रा के लिए। सबसे पहले सेल आया कौन सी फेज में? जीवन। अब जीवन से निकल के कौन से में गया? एस फेज। फेज में। ठीक है, अब जीवन से इसको एस के फेज में जब ये जाता है ना, तो एस फेज के बाहर ना एक दरवाजा लगा रहता है, ऐसे मान के चलो। ये क्या है इसका? एंट्री गेट, एंट्री गेट है। अब आप जैसे कहीं पे जाते हो ना, किसी फेयर वगैरह में या मूवीज में जाते हो, तो एंट्री गेट पे वो खड़े रहता है ना गार्ड्स वगैरह, टिकट्स दिखाओ भाई, टिकट्स। यस मैम। अब उनको टिकट्स नहीं दिखाते, आईडी प्रूफ नहीं दिखाते हो, तो क्या अंदर जाने देता? नहीं। ऐसे ही के साथ होता है। अभी इसका टिकट क्या है? जीवन। क्या टिकट है?
टिकट ये है कि भाई एस फेज ने ना कुछ कंडीशन लगा दी अपने गेट पे। क्या कंडीशन लगा दी? पहली कंडीशन देखो क्या लगाई इन्होंने। पहली कंडीशन लगाई, सेल शुड हैव सफिशिएंट फूड। सेल के पास सफिशिएंट फूड होना चाहिए। इसके अंदर अगर कोई भी डैमेज आया है वो रिपेयर होना चाहिए। और वंस इट एंटर into S phase, it has to divide। लाइंस को पढ़ के देखो और समझने की कोशिश करो एंड देन रेज योर हैंड किसको ये तीनों लाइन समझ में आए और कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा कि ये तीनों लाइन क्या है। जल्दी जल्दी हैंड रेज करो जिसको तीनों लाइन समझ में आ गई। थोड़ा भी आया समझ में, गलत समझ में आया, कुछ भी आया, एटलीस्ट ट्राई करो। मैम पहले ऑप्शन आ गया। बताओ। पहले तो मैम ऐसा है कि सेल के पास फूड होना चाहिए सफिशिएंट। ठीक है, और अगर फूड दूसरा नहीं होगा, अगर फूड नहीं होगा तो सेल उसको एस फेज में नहीं, सेल एस फेज में नहीं जा पाएगा। यस मैम। और दूसरा है मैम जो डैमेज है वो रिपेयर होना चाहिए, तभी एस फेज में वो एंट्री कर सकता है। वेरी गुड। अब थर्ड पॉइंट काजल एक्सप्लेन करेगी। वेरी गुड दिव्या। मैम तीसरा पॉइंट है कि इंटर करने के लिए उससे पहले डिवाइडेड होना जरूरी है। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। और कोई बताएगा? करण, अनामिका, प्रियांशु, भावना, चंद्रा, दीपिका, गोपाल, हिमांशु, नैतिक, नेगी, प्रिया, प्रियंका, रानी, सागर, श्रुति, वर्षा, विजय, विवेक, योगिता। भाई कोई तो बता दो। देखो, वंस एक बार जो ये पेयर्स हैं, बोलो चंद्रा बोलो। जो ये पेयर्स है इसमें जो ये चलो मैं बता देती हूँ, मैं बता दूं। यस मैम। ये बोल कि वंस एक बार, इट मतलब सेल, सेल एंटर हो गई एस फेज में। वंस इट एंटर इनटू एस फेज, इट हैज टू डिवाइड। मतलब एक बार सेल एस में चली गई तो सेल के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वापस जीवन फेज में चली जाए। सेल को डिवाइड होना ही होना पड़ेगा। अगर आप एक बार मूवी थिएटर में चले गए टिकट्स लेके तो आप बिना मूवी फिनिश करे बाहर नहीं निकल के आ सकते। अगर रोज यस मैम। यस मैम। चल रहा है, आप लोग आंसर करोगे। मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है। पहला क्वेश्चन, अगर सेल के पास सफिशिएंट फूड नहीं है तो सेल कहाँ जाएगी? जीवन फेज में वापस ही जाएगी। जीवन में जीवन फेज पे वापस। तो जीवन में ही रहेगी। जीवन से एस में तो जा नहीं पाएगी ऑब्वियसली, तो जीवन से निकल के कहाँ जाएगी? कहीं और भी तो जाएगी। जीतू कहीं तो जाएगी। नहीं बेटा, कोऑर्डिनेटेड साइकिल है, जंप करके नहीं जा सकती दूसरी में। मैम वो सफिशिएंट फूड लेगी? नहीं ले पाएगी, वो फूड कहाँ से लेगी? अगर जीवन के पास सफिशिएंट फूड नहीं है सेल के पास तो क्या हो जाएगा? उसके पास दो ऑप्शन है, सेल बिकम परमानेंट। आप लोगों ने वो चैप्टर पढ़ा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें टिश्यूज के बारे में पढ़ा होगा। एक वो टिश्यू पढ़े होंगे आपने जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, विभाजन करते रहते हैं। एक वो टिश्यू पढ़े होंगे जो विभाजन नहीं करते, वो जो सिर्फ काम करता है। दिव्या पढ़ा है? नहीं पढ़ा। मैं बता देती हूँ कि भाई अगर सेल के पास सफिशिएंट फूड नहीं है, मतलब इतना फूड नहीं है कि वो डिवाइड होने में के लिए जा पाए, तो सेल क्या करेगी ना, सेल वहीं पे रुक जाएगी और सेल ये बोलेगी कि भाई मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं डिवाइड करूं, मैं यहीं पे, मुझे एक काम दे दो, मैं वो काम करूंगी और फिर मेरी डेथ हो जाएगी।
सेल बिकम परमानेंट में क्या हो जाएगा, लिख ले, सेल डिवाइड करेगी क्या, नो मैम नहीं करेगी। नॉट टू डिवाइड। ठीक है, ये अपना एक काम फिक्स कर लेगी, अपना एक रोल फिक्स कर लेगी, उस रोल को परफॉर्म करेगी, और परफॉर्म करने के बाद सेल की हो जाएगी क्या, डेथ। नेचुरल डेथ। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, खाना बनवाए सेल भाई, है ना। सेल क्या करेगी, एक दूसरी फेज में चली जाएगी, जिस फेज को हम बोलते हैं जी नॉट फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है बच्चों, इसके ऊपर नीट में बहुत क्वेश्चन आता है, जी नॉट फेज। अब जी नॉट फेज को नेक्स्ट स्लाइड पे लिखवा दूं, अगर इतना आपने लिख लिया है तो। यस मैम। यस मैम, Yes, ma'am. वेरी गुड, आ जाओ जी नॉट को लिखो। अब जी नॉट फेज में क्या हो रहा है, हमारी जी नॉट फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगी, पहली चीज, सेल इज नॉट डिवाइडेड। सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। सेकंड, सेल ग्रोथ करेगी अपनी, नहीं करेगी, No, ma'am. ग्रोथ भी नहीं करेगी आगे, अभी आगे। सिर्फ क्या होगी, सेल क्या करेगी, सेल साइकिल से बाहर निकल जाएगी, एग्जिट कर जाएगी, किसको, सेल साइकिल। एग्जिट समझते हो, बाहर निकल जाना। यस मैम। यस मैम। ये तो वही कहानी होगी ना, आप मूवी देखने के लिए मूवी हॉल गए, ठीक है, एंट्री गेट पे टिकट चेक कर बैठा था, टिकट, अब आपने वो सुना है, मूवीज हॉल्स में जाते हैं ना तो बाहर का खाना अलाउ नहीं होता वहां पे, यस मैम। खाना वाना पैकिंग फूड वूड कुछ अलाउ नहीं होता। अब आप गए, आपके पास बाहर का, मतलब आप खा पी के नहीं गए थे अच्छे से, आप क्या करें, आप अपने साथ खाना लेके चले गए कि वहीं बैठ के खा लेंगे। आप एंट्री पे खड़े थे, गार्ड टिकट दिखाया आपने उसको, आपके पास पहली चीज टिकट भी नहीं था, आप टिकट घर भूल गए, और आपके पास खाना था, तो उसने क्या करा, आपको एग्जिट का दरवाजा दिखा दिया कि भाई आप बाहर निकलो, आप जाओ। तो ये भी बिल्कुल वही कहानी है हमारी सेल की, ठीक है, सेल के पास फूड नहीं है, कुछ नहीं है, बेचारे सेल को बाहर निकाल दिया गया, या बाहर निकल जाओ। लेकिन अब सेल क्या बाहर ही रहेगा, नहीं, एक कंडीशन आएगी यहाँ पे। क्या कंडीशन आएगी, ध्यान से समझना। आप मूवी हॉल में गए थे मूवी देखने के लिए, आप मूवी नहीं देख पाए, क्यों नहीं देख पाए, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है, और आपके पास खाना है बहुत, मतलब आपने खाना ऐसे ही रखा हुआ है अपने पास। अब एक और चीज होती है ना, वो आपने सुना होगा, ब्लैक में टिकट्स बिक जाती है, टाइम के टाइम मिल जाती है कभी कभी। वैसे तो हमारा जो हॉल था मैम वो पूरा फुल था, उसके अंदर टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन कोई ब्लैक में बेचने के लिए आ गया, एक घंटे बाद आपने उससे टिकट खरीदी और आप चले गए, हो सकता है ना। सेम जी नॉट के अंदर जी नॉट को एंट्री पे गया और इसको बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वो बाहर परमानेंटली नहीं निकाला गया है। अगर सिनेमा हॉल के अंदर कोई सीट खाली बच गई, उसको टिकट मिल गया, तो वापस सेल साइकिल में एंटर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये परमानेंट एग्जिट नहीं है ना। एक लाइन लिखवाती हूँ, सेल नॉट डिवाइड, सेल कब तक डिवाइड नहीं करेगा, अंटिल आस्क टू डू। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि भाई आपके पास टिकट नहीं है, तो आप मूवी हॉल में मूवी देखने के लिए कब तक नहीं जा पाओगे, जब तक आपको वो एंट्री पे खड़ा गार्ड परमिशन नहीं देगा कि आप चले जाओ अंदर, या आपको कोई ब्लैक में टिकट नहीं बेचेगा आके। तो सेल कब तक डिवाइड नहीं करेगा, कब तक जी नोट में रहेगा, जब तक हम उसको बुला के नहीं लेके आएंगे कि भाई आजा, हमको तेरी जरूरत है, अंटिल जब तक उसको आस्क टू डू ऐसा करने के लिए बोला ना जाए। तो इसका मतलब इस वाली फेज में जो हमारा सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना, या इनएक्टिव है। यस मैम। सेल हमारा मेटाबॉलिकली एक्टिव है, क्योंकि जब हमारी बॉडी को इस सेल की जरूरत पड़ेगी तो हमारा सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा। एंड जी नॉट फेज इज ऑल्सो नोन एज क्विसेंट फेज। ये भी लिख लो, बहुत क्वेश्चन आता है।
जी नॉट फेज को ही हम क्वेश्चन फेज भी बोलते हैं। यू आई होता है गेस ये। हो गई जी नॉट की कहानी खत्म। यस मैम। चलो तो हम आते हैं वापस अपनी कहानी पे। 8 से 12 घंटे सेल ने हमारा जीवन में बिताया। फिर सेल ने अपना एस में जाने के लिए अपनी सारी चेकिंग वेकिंग कराई, और चेकिंग में अगर उसके पास फूड और सारी चीजें पाई गई तो वो किस में चला जाएगा, एस में चला जाएगा। और अगर सब कुछ अच्छा नहीं मिला तो 2 ऑप्शन रहेगा, या तो वहीं पे परमानेंट हो जाएगा या फिर जी नॉट में चला जाएगा। अगर हमारे पास सेल एस में चला गया, एस में जाके वो क्या करेगा, अपना डीएनए कंटेंट डबल कर लेगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रखेगा, हिस्टोन प्रोटीन बनवा लेगा और सेंट्रियोल बनवा लेगा। अब उससे निकलने के बाद सेल कौन सी में आएगा, G2 फेज। G2 फेज में। फेज में आएगा। वेरी गुड। अब जी2 फेज में सेल क्या करेगा, प्रोटीन करेगा मैम। वेरी गुड। अब इस फेज में सेल जो है अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करेगा कि भाई अब जी2 से निकलने के बाद तो डायरेक्ट सेल को कहाँ जाना है, डिवाइड होने के लिए जाना ना। यस मैम। तो मतलब ये आखिरी आखिरी जगह है जहां इसको बिल्कुल बिल्कुल इसके बाद लास्ट है भाई, जो भी कुछ बचा है ना सब बनवा लो यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, अपने अंदर प्रोटीन सिंथेसिस करा लेगा। कौन सा प्रोटीन, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। और यही ट्यूब्यूलिन प्रोटीन आगे जाके जरूरत पड़ेगा किसमें, स्पाइंडल फाइबर बनवाने में। अब ये स्पाइंडल फाइबर क्या होते हैं आपको आगे समझ में आ जाएगा, जब आगे माइटोसिस कराऊंगी ना वहां पे समझ में आएगा। इसके अलावा ये अपने अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज को भी डबल कर लेता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट गेट डबल हियर। यहीं पे हमारी ये 2 सेल ऑर्गेनली डबल हों। लिख लो इसको जल्दी से, फिर क्वेश्चन कराती हूँ यहाँ से। यस मैम। हो गया, यस मैम हो गया। वेरी गुड। आ जाओ क्वेश्चन। पोल में आंसर करना है बच्चों, हर किसी को क्वेश्चन सॉल्व कर लो और आंसर देख लो, ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है। एंड मैं पोल क्रिएट। मैम एक बार हिंदी में समझा दे थोड़ा। बेटा मैं हिंदी में समझा दूंगी, ठीक है, लेकिन एक बार ना खुद से पढ़ो। पता है मैंने एक चीज फील की आपकी क्लास में, जैसे ही आप इंग्लिश में क्वेश्चन देखते हो ना, आप उसको पहले खुद से पढ़ने का ट्राई नहीं करते हो ना। बट आई नो कि आप लोगों को इतनी थोड़ी बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। जो वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि मैम यहाँ पे ये वर्ड लिखा हो, आप इसका हिंदी मीनिंग बता दो, मैं वो बताऊंगी आपको। पहला ट्रायल आई वांट कि आप लोग अपनी साइड से करो। एवरीवन, पोल क्रिएट कर दिया मैंने। रुको लड़ियों पर मन ना फालतू तभी तक एक आंसर आ भी चुका है। जा सकते नहीं मैं मैम हो गया। मैम हो गया। तो हो जाए ना चैट सेक्शन में डन लिखना। अच्छा, जिसने मुझसे पूछा था मैम हिंदी में बता दो, खुद से पढ़ के समझ में आया नहीं, एक बार मेरे को बताना। आ गया था मैम। आ गया था ना, तो हम गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन देखते ही हमारे अंदर फियर आ जाता है इंग्लिश में, अरे मुझे तो नहीं आएगा। आता नहीं आता है। वेरी गुड दीपिका, वेरी गुड श्रुति। प्रियंका ने आंसर ही बता दिया। बेटा चैट सेक्शन में मत लिखो, बच्चे चीटिंग कर लेंगे। सिर्फ डन लिखो, बाकी बच्चों को भी तो करने दो।
Only 19 votes. Hurry up बच्चों. एंड बच्चों क्लास में आप लोग रेगुलर रहो, बिकॉज रेगुलर रहोगे ना आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी से इंग्लिश में आप स्विच कर जाओगे एंड 2 महीने बाद आप बोलोगे मैम हिंदी तो अब हम भूल ही गए हैं, हम खुद भूल गए हिंदी, ये वाली कंडीशन आएगी आप लोगों की। यस मैम। पर आप जिन स्कूल्स में पढ़ते हो उन स्कूल्स में भी आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा फिर कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, है ना। कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग आएगी जब हम सबसे अलग और अच्छी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। यस मैम। चलो वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। नंबर सी। वेरी गुड, क्योंकि जीवन के बारे में पूछा है, उसी में मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ग्रो करता है, बट डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता। वेरी नाइस। अब एक क्वेश्चन देखो, नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को करो, मैं सेकंड पोल जनरेट कर रही हूँ। You have 1 minute only. मैम हो गया। Very good, Divya. Divya is always first. Very good, अजनबी। अजनबी गेमर, बेटा अपना रियल नेम तो बताओ। वेरी गुड गोपाल, वेरी गुड विवेक। जल्दी जल्दी करो। I received 15 votes. वेरी गुड प्रिया, जल्दी बच्चों, टाइम ओवर। आंसर बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए मैम। मैम ए। ऐसे क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाएगा। वेरी गुड। एक बच्चे ने डी भी लगाया हुआ, बेटा अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ लिखा है इन्होंने कि रिड्यूस टू हाफ रह जाए, हाफ थोड़ी ना रहता है, डबल रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है। ये तो बहुत इजी है, इसको तो जल्दी जल्दी आंसर करो। मैम डन। वेरी गुड। सेल साइकिल की करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको, वो तो आपको रटी गई होगी अब तो। यस मैम। अच्छा ये चैप्टर अभी पढ़ने में अच्छे से समझ में आया, स्कूल में भी तो पढ़ा होगा आप लोगों ने ये चैप्टर। यस मैम। तो कुछ नया सीखने के लिए मिला स्कूल में और यहाँ की क्लासेस में, कुछ डिफरेंस फील हुआ? यस Yes, मैम। ma'am. या फिर स्कूल में ज्यादा समझ में आया, क्लासेस में कम समझ आया है? यहाँ ज्यादा समझ आया मैम। मैम क्लास में ज्यादा समझ आया। मैम यहाँ ज्यादा समझ आया। वेरी गुड। So the correct answer is ऑप्शन मैम ए। ए। ऑप्शन नंबर ए। G1 phase, S phase, G2 phase, AM phase. So very nice. Next and the last question. पोल लॉन्च कर दिया है। आज ये नोट्स में जस्ट क्लास फिनिश होते ही शेयर कर दूंगी आपको।
क्वेश्चन नंबर देख लो। मैम हो गया। वेरी गुड। Very nice. So the correct answer is जीवन फेज। सिंपली B. क्या पूछ रहे हैं कि कुछ जो डिवाइडिंग सेल्स होता है सेल साइकिल को एग्जिट कर देता है और एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाता है जिसको हम क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। तो ये प्रोसेस कब होता है? जीवन के बाद होता है। चलो आज हमने जो जो सीखा ना उसको जल्दी से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या सीखा? क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने जीवन फेज के बारे में पढ़ा, फिर एस के बारे में पढ़ा और फिर मैम G2 फेज। टू के बारे में पढ़ा। कि जो हमारी जीवन फेज होती है उसके अंदर क्या होता है? मैम साइटोप्लाज्म इंक्रीज। ग्रोथ होती है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है और सेल स्पेंड Cell मैक्सिमम spend. टाइम इन जीवन फेज। स्पेंड करता है और रिपेयर के अंदर होता है। यस मैम। एंड माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव होता है मैम। जीवन से इसमें जब आता है तो दो ऑप्शंस रहते हैं। क्या? सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस एंड डबल डीएनए। या तो सेल परमानेंट दोबारा से चलो अजल प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ कर लिया। देखो जीवन से जब सेल निकल के एस में जाता है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो सेल वहीं पे परमानेंट हो जाए अगर इसके पास फूड नहीं है, या फिर वो जी नॉट में चला जाए। जी नॉट इज ऑल्सो क्वेश्चन स्टेज ना। यस मैम। यस मैम। कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव रह जाता है लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है ना। यस मैम। यस मैम। और सेल परमानेंट क्या सेल डिवाइड करता है? नो मैम। सेल नॉट डिवाइडेड। और इस फेज में क्या होगा? एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है। डीएनए डबल हो जाएगा। क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे मैम। सेम रहेंगे। और हिस्टोन प्रोटीन मैम डबल। मैम डबल हो जाती है। और क्या डबल होता है? और ये मैम ये अपसेंट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल एनिमल। सेंट्रोइड। और ये जाता है किसमें? सिर्फ एनिमल्स सेल में। में क्या होता है? प्लांट्स। प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस। और ये दो प्रोटीन। सेल होती हैं कौन कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया माइटोप्लाज्म गेट डबल हेयर। एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म नहीं, में क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल। और क्लोरोप्लास्ट भी डबल हो जाता है। ये दोनों सेल ऑर्गेनेलिस डबल हो जाती है। इन दोनों सेल ऑर्गेनेलिस को एक स्पेशल नाम दिया जाता है ना, कौन सा? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। क्यों इनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बोलते हैं? बिकॉज दे हैव देयर own डीएनए। इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए यस मैम। सेमी ऑर्गेनेली। वेरी गुड। तो ये था आज का हमारा रिकैप। होमवर्क में आप लोगों को मैं एक डीपीपी शेयर करूंगी आप लोगों के ग्रुप में, वो आपको मिल जाएगा वहां से। इसके अलावा आप लोगों को जो मैं पढ़ाते जा रही हूँ ना उससे रिगार्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एमटीजी का बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। 25 ईयर भी होता है और एक 36 ईयर्स वाला भी होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, हमेशा 2005, क्योंकि ना क्वेश्चन जो होता है ना उसी के नीचे ईयर लिखा रहता है, तो 2005 से पहले पहले साल के करना, 2006-7 से लेकर 23 तक के। या फिर बिल्कुल एनसीईआरटी वाली बुक करनी है तो डॉक्टर अली की एक बुक आती है जो प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड होती है।
और उसके अलावा आप प्रॉपर अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ो, लाइन टू लाइन रीड करते चले जाओ। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया ना, पूरा इंटरफेस मैंने आपको करा दिया खत्म, ठीक है। इंटरफेस पूरा एनसीईआरटी से पढ़ के आओगे होमवर्क में, एक एक लाइन एक एक वर्ड पढ़ के आओगे, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे अपना डाउट पूछोगे कि मैम मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आया, मुझे लाइन में ये समझ में नहीं आया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वी विल कवर माइटोसिस, ठीक है। हम लोग माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज क्या होता है, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब पढ़ेंगे। यस बेटा, मुझे आपका शीट याद है, मैं ना आपको शीट अभी दे रही हूँ, आप अपना ग्रुप चेक करो, देखो आपके ग्रुप में आया, आ गया ना। उस लिंक को ओपन करो एक बार, मैं बताती हूँ आपको कैसे लेना है उस लिंक से नोट्स वगैरह। ओपन हो रहा है लिंक? मैम हाँ ओपन है। यस नोट्स देखिए, मैं रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगा। अभी मेरा रिकॉर्डिंग शायद अपडेट नहीं हुआ है, वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगी और नोट्स भी डाल दूंगी सारे, ठीक है।